डियर स्टूडेंट्स, आज के रिवीजन सीरीज वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। बट इससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म कर देना चाहूंगा कि हमारे फ्री टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट जो कि क्लास 11 का फुल टेस्ट है वो हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी एक्टिव है। आप जैसे सैकड़ों स्टूडेंट्स इस टेस्ट सीरीज में अपीयर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस टेस्ट में सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिए गए हैं और इन्हें मैंने खुद से फ्रेम किया है। टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट जो कि क्लास 12 का कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट होगा वो बहुत ही जल्दी एक्टिव होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो हमारे वेबसाइट पे जाकर जरूर रजिस्टर करें। ये टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन सीरीज के वीडियो को। मैं हूं डॉक्टर राज सिंह और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड जिसके पास किसी भी तरह का डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस, और वो जो सेक्रीट करते हैं दिस इज कॉल्ड हार्मोन। और ये जो हार्मोन होता है इसको ये कहां रिलीज करते हैं? तो दे आर रिलीज्ड इन द ब्लड एंड थ्रू ब्लड दे आर ट्रांसपोर्टेड एंड ट्रांसपोर्ट होके वो पहुंचते हैं अपने टारगेट टिश्यू पे। हर हार्मोन का अपना एक टारगेट टिश्यू होता है, वो उसी पे अपना एक्शन दिखा पाता है। नाउ टारगेट टिश्यू पे होते हैं रिसेप्टर्स और इन रिसेप्टर के साथ हार्मोन बाइंड करता है और जब एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तब जाकर हार्मोन अपना एक्शन दिखा पाता है। लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, द नेक्स्ट टॉपिक हियर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स लेट्स सी अबाउट द रिसेप्टर्स। मैंने बताया कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो टारगेट टिश्यू पे प्रेजेंट रहते हैं। नाउ टारगेट टिश्यू पे वो कहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं? तो दे कैन बी प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। मान लीजिए ये एक सेल है तो दिस इज द सेल सरफेस, या फिर दे कैन बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, या फिर दे कैन बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। सो वी कैन हैव सेल सरफेस रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर एंड साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। नाउ कौन कौन सा हार्मोन का रिसेप्टर कहां पे होता है? सो स्टूडेंट्स वेरी इजी। सबसे पहले ऐसे हार्मोन्स जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, तो अगर आपको लिपिड को क्रॉस करना है यू शुड बी लिपिड सॉल्युबल। अगर आप लिपिड इनसॉल्युबल हैं तो आप सेल सरफेस को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो आपका रिसेप्टर सेल सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा। एंड सच हार्मोन्स आर प्रोटीन हार्मोन्स एंड कैटकोलामाइंस। ऑल द हार्मोन्स जो कि प्रोटीन के बने हुए हैं एंड कैटकोलामाइंस। कौन से हार्मोन्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं? तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स, जितने भी पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, जितने भी पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, जितने भी पैंक्रियास के हार्मोन्स हैं, प्लासेंटा के हार्मोन्स हैं एंड ऑल अदर हार्मोन्स जिनका की नाम IN के साथ एंड होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स जिनका की नाम P से स्टार्ट होता है उनके हार्मोन्स प्रोटीनेशियस होते हैं। और दूसरा ट्रिक है, जिस नाम के आगे में भी IN लगा रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अ प्रोटीनेशियस हार्मोन्स। नेक्स्ट वन मैंने बताया कैटकोलामाइंस, इनका रिसेप्टर भी सेल सरफेस पे रहता है। व्हाट आर दिस कैटकोलामाइंस? तो कैटकोलामाइंस आर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ये जो हार्मोन्स होते हैं दे आर द हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल मेडुला और दोनों ही हार्मोन का सिंथेसिस टायरोसिन से होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टायरोसिन डेरिवेटिव्स। नाउ ये जो हार्मोन है जिनका कि रिसेप्टर सेल सरफेस पे है वो अंदर नहीं जा सकते, तो सबसे पहले वो आते हैं और अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। नाउ सेल सरफेस से अंदर मैसेज भेजने के लिए दे प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड अ सेकंड मैसेंजर। हार्मोन इज कॉल्ड द फर्स्ट मैसेंजर, एंडोक्राइन ग्लैंड टू द सेल सरफेस फर्स्ट मैसेंजर। और अब सेल सरफेस से अंदर की तरफ मैसेज भेजने के लिए दे यूज समथिंग कॉल्ड सेकंड मैसेंजर। और ये सेकंड मैसेंजर अंदर आके साइटोप्लाज्म के अंदर में जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट करता है और उस कारण से आता है हार्मोन का एक्शन। सो these hormones act by activating intracellular enzymes with the help of second messenger।
क्वेश्चन पूछेगा गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ द सेकंड मैसेंजर। तो एग्जांपल्स आर साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, इवन कैल्शियम इज द सेकंड मैसेंजर, IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड DAG डाईएसाइल ग्लिसरॉल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं। लिपिड सॉल्युबल हैं तो दे कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो उनका रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, या फिर न्यूक्लियस पे होता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, दिस इज फॉर स्टेरॉइडल हार्मोन्स, ऑल द हार्मोन्स व्हिच आर स्टेरॉइडल, तो लाइक द सेक्स हार्मोन्स एंड द हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो सेक्स हार्मोन्स में लाइक टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, वी नो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं एंड ऑल द कॉर्टिकॉइड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो भी हार्मोन हैं दे आर स्टेरॉइडल और उनका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट थायराइड हार्मोन T3 एंड T4, इनका जो रिसेप्टर है दिस इज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, दे हैव गॉट न्यूक्लियर रिसेप्टर। नाउ दोनों ही हार्मोन भले उनका रिसेप्टर न्यूक्लियस पे है या साइटोप्लाज्म पे है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। तो व्हाट हैपेंस, दे एंटर द साइटोप्लाज्म और अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं एंड दे मेक अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट्स दिस डीएनए। डीएनए इज द जीन। जब डीएनए एक्टिवेट होता है तो उसके कारण से ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा और फिर ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। सो ऐसे हार्मोन्स जिनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होते हैं या न्यूक्लियस में होते हैं, दे एक्ट बाय एक्टिवेटिंग द जीन एक्सप्रेशन। वेयर एज अगर आपका रिसेप्टर सेल सरफेस पे है तो आप इंट्रासेलुलर एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेकेंड मैसेंजर। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया, ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया, ये जो मैं केमिकल नेचर बताया और रिसेप्टर बताया, दिस ऑल टॉपिक आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नाउ टायरोसिन डेरिवेटिव में मैंने अभी आपको बताया एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स व्हिच आर कॉल्ड कैटेकोलामाइंस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो थायराइड के हार्मोन्स है T3 एंड T4 दे आर आल्सो डेराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन। इवन जो हमारा डोपामिन होता है दैट इज आल्सो डेराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन। तो इतना आपको कम से कम याद होना चाहिए। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सम वेरी अनकॉमन हार्मोन्स। यहां से क्वेश्चंस आने का चांस ज्यादा होता है। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट। हार्ट एक हार्मोन को सेक्रेट करता है एंड दैट इज कॉल्ड ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल मतलब सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द एट्रियम, नाइट्रियूरेटिक मतलब ये यूरिन में सोडियम के सिक्रीशन को बढ़ा देता है, नॉट सिक्रीशन, एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। नाउ जब सोडियम एक्सक्रीट होगा तो साथ साथ में H2O भी एक्सक्रीट होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हार्ट ANF सेक्रेट करेगा इसके कारण से हमारा ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। नाउ ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है? आइदर ड्यू टू वेसोडाइलेटेशन, ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगे, और दूसरा प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो जाए, और यस यही हो रहा है, दैट इज नाइट्रियूरेटिक। सोडियम इज एक्सक्रीटेड, जब भी सोडियम एक्सक्रीट होगा उसके साथ साथ वाटर विल बी एक्सक्रीटेड, प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा। नाउ अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्ट ANF सीक्रेट कब करेगा, तो जब आपका बीपी बढ़ेगा, क्योंकि इसका काम क्या है? बीपी को घटाना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, किडनी। किडनी secretes a hormone called erythropoietin which is secreted by JG cells, juxtaglomerular cells. Now ये erythropoietin क्या करेगा? Erythropoiesis, that is increased RBC production. Now when will this take place? किडनी आखिर erythropoietin secrete कब करेगा? जब भी you are suffering from hypoxia. हाइपोक्सिया का मतलब है टिश्यू के पास कम ऑक्सीजन है, यू आर एट अ हाई ऑल्टीट्यूड, उस समय किडनी इज गोइंग टू सिक्रेट एरिथ्रोपोइटिन। तो हाइपोक्सिया इज अ स्टिमुलस फॉर सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सम गैस्ट्रिक हार्मोन्स जो कि हमारे जीआईटी के द्वारा सिक्रेट होते हैं। द फर्स्ट इजी वन, गैस्ट्रीन, नाम ही है गैस्ट्रीन, इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। तो स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाएगा,
गैस्ट्रिक जूस में दो सिक्रीशंस कॉमन है, एक है हमारा पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन इज सिक्रेटेड बाय, मैंने पहले भी बताया था आपको इन द डाइजेशन चैप्टर, इट इज सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स, एंड कॉन्क एससीएल इज सिक्रेटेड बाय द ऑक्जेंटिक सेल्स, तो दोनों के ही सिक्रीशन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, सिक्रेटिन। जो सिक्रेटिन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट होता है। नाउ ये क्या करता है, दिस इंक्रीजेस द पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, पैंक्रियास के सिक्रीशन को बढ़ाता है, बट आखिर उसमें किस चीज के सिक्रीशन को बढ़ाता है, तो इट इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ H2O and bicarbonate, not the enzymes, very important. Same thing, CCK, cholecystokinin, this is also going to increase the pancreatic secretion, but ये वाला जो है this is going to increase the secretion of the enzymes, तो यहां पे secretin increases the secretion of water and bicarbonate in the pancreatic secretion, and CCK increases the secretion of enzymes in the pancreatic secretion, but the major role of CCK is on gallbladder, it causes the contraction of gallbladder, और जब gallbladder contract करेगा it is going to release what, it will release the bile। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स के बारे में, मतलब ऐसे हार्मोन्स जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। दोनों ही हार्मोन हमारे बॉडी में ग्लूकोज को बैलेंस करते हैं। इंसुलिन जो कि बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, दिस लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब जब भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, पेनक्रियास इज गोइंग टू सिक्रीट इंसुलिन और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को वो घटा के नॉर्मल कर देगा। Whereas glucagon is going to increase the blood glucose level, that it will cause hyperglycemia, but ये कब होगा, जब भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल घटा हुआ रहता है उस समय पेनक्रियास सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन को, जो कि बढ़ा के उसे नॉर्मल कर देता है। तो ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस रखने के लिए वी नीड टू हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अगर कोई भी हार्मोन ओवर डोमिनेट कर गया तो आइदर हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा हाइपरग्लाइसेमिया, या घट जाएगा हाइपोग्लाइसेमिया। इन दोनों को समझने के लिए अगर हम केवल एक भी पढ़ ले तो दूसरा वाला जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। तो स्टूडेंट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंसुलिन। लेट्स सी कि आखिर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। मान लीजिए दिस इज द ब्लड कंपोनेंट, जहां पे कि ग्लूकोज को बढ़ाना है या घटाना है, तो ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है। नाउ ब्लड में ग्लूकोज का सोर्स क्या हो सकता है, आइदर योर फूड, आप फूड में ग्लूकोज खाते हैं जो कि एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में चला जाएगा, या फिर आपका बॉडी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे कि एमिनो एसिड्स से ग्लूकोज बना सकता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि एक नया ग्लूकोज बन रहा है फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बट इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। इसका मतलब है इंसुलिन इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट, आपके ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है that is stored in the liver, in which form, in the form of glycogen. So glucose to glycogen, formation of glycogen, glycogenesis. So यहां से ग्लूकोज निकल के लिवर में चला जाएगा by the process of glycogenesis, तब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट जाएगा। इसका मतलब है इंसुलिन इज गोइंग टू प्रोमोट ग्लाइकोजेनेसिस। जब भी बॉडी को जरूरत होगा ग्लूकोज का, लिवर का जो ग्लाइकोजन है दिस विल ब्रेक डाउन बाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और इसके कारण से ब्लड में ग्लूकोज लेवल फिर से बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है, इंसुलिन इज गोइंग टू इनहिबिट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोजेनोलाइसिस होने से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, बट इंसुलिन हैज टू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो भी ब्लड में ग्लूकोज है, glucose is the best respiratory substrate and body cells they love to use glucose. Now body cells इसको use कब कर पाएंगे, when there will be increased uptake and increased utilization,
और अगर ऐसा होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटेगा। इसका मतलब है कि इंसुलिन इज गोइंग टू प्रोमोट द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल्स। So this all things are done by insulin, and just the opposite, glucagon, it has to increase the blood glucose level. तो जो भी प्रोसेस ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता होगा, they all will be promoted by glucagon, which is secreted by the alpha cells of the pancreas. Hope students you understood this. Next a very simple question. मान लीजिए इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है, then we suffer from a disease called diabetes mellitus. इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो गया, मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, that is called hyperglycemia, diabetes mellitus. Now ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि बॉडी सेल्स आर नॉट यूटिलाइजिंग द ग्लूकोज। अगर बॉडी सेल ग्लूकोज को यूज नहीं कर रहे हैं तो उन्हें एनर्जी आखिर कहां से मिलेगा? सो हमारे पास दो और सोर्सेस हैं, एक है हमारे बॉडी फैट्स और दूसरा है बॉडी प्रोटीन। सो आफ्टर कार्बोहाइड्रेट आवर बॉडी यूजेस फैट्स। तो जब भी आप ग्लूकोज को यूज नहीं करेंगे और फैट को यूज करेंगे तो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होगा और उसके कारण से बनते हैं कीटोन बॉडीज, एंड these ketone bodies are going to be excreted in the urine, that is called ketonuria. सेम थिंग होता है ड्यूरिंग फास्टिंग और स्टारवेशन, क्योंकि आप बहुत दिन से खाना नहीं खा रहे हैं तो आपके बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो जाता है, तो बॉडी स्टार्ट्स टू यूज व्हाट? फैटी एसिड्स, और उसके कारण से बनता है कीटोन बॉडी। कीटोन्यूरिया इज अ एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एंड स्टारवेशन और फास्टिंग. Next pair of antagonistic hormones are PTH, parathormone, that is secreted by parathyroid gland, and TCT, thyrocalcitonin, that is secreted by parafollicular cells of thyroid gland. तो ये thyroid gland से आएगा और ये parathyroid gland से आएगा. They going to regulate the blood calcium level. Parathormone increases the blood calcium level, hypercalcemia, and thyrocalcitonin lowers the blood calcium level, hypocalcemia. मतलब पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन नॉर्मली हमारे बॉडी में कब होगा? जब हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम रहेगा, पैराथायरॉइड इज गोइंग टू सिक्रीट पैराथॉर्मोन, तब पैराथॉर्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा के नॉर्मल कर देगा. नाउ लेट्स स्टूडेंट, if we study just one, the second one is going to be the opposite of that. Let's see कि आखिर हमारे बॉडी में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है. मान लीजिए दिस इज द ब्लड कंपोनेंट. नाउ व्हाटएवर कैल्शियम आप अपने फूड में खाते हैं, दे विल बी एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन, और जब वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा तो कहां पे आएगा? ब्लड में, और इसके कारण से ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा. इसका मतलब है पैराथॉर्मोन क्या करता होगा? It increases the blood calcium level, so it increases the intestinal absorption of calcium. Next students, what is the use of calcium in our body? So calcium से हम लोग bone formation करते हैं. तो now students, bone formation, तो blood से अगर calcium निकल के bone में जाता है तो this is called the mineralization of the bones, and this is done by osteoblast cells. Osteoblast cells. तो पैराथॉर्मोन क्या करता होगा? इट हैज टू इंक्रीज द ब्लड. अगर कैल्शियम यहां से बोन में चला गया तो दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल. इसका मतलब है पैराथॉर्मोन डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट, डिक्रीजेस द मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स. बट द ऑपोजिट ऑफ दिस, बोन का रिसॉर्प्शन हो सकता है, और जब बोन का रिसॉर्प्शन होगा दैट इज कॉल्ड डीमिनरलाइजेशन, मतलब कैल्शियम यहां से निकल के ब्लड में आएगा. दिस इज डन बाय ओस्टियोक्लास्ट सेल्स. सो पैराथॉर्मोन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट सेल्स और दे इंक्रीज द डीमिनरलाइजेशन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो भी हमारा ब्लड का कैल्शियम है दैट कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी. लेकिन अगर किडनी में कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है तो वो रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला आएगा, तो दिस इज अगेन गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल. सो पैराथॉर्मोन increases the tubular reabsorption of calcium, and the opposite is secretion.
अगर किडनी में कैल्शियम सिक्रीट हो गया तो दिस इज गोइंग टू बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, सो this is going to decrease the tubular secretion. So these are the functions of the parathormone. Just the opposite will be done by what? TCT, that is the thyrocalcitonin. अगर मान लीजिए हमारे पास पैराथॉर्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो पैराथॉर्मोन नॉर्मली क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है. नाउ वी हैव एक्सेस ऑफ PTH, तो दिस विल कॉज हाइपर कैल्सीमिया. नाउ अगर यहां पे कैल्शियम लेवल बढ़ा है तो ये कैल्शियम कहां से आया होगा? मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द बोन्स. तो बोन में जब भी डीमिनरलाइजेशन होगा यहां से कैल्शियम निकल के ब्लड में आएगा. दिस इज कॉल्ड ओस्टियोपोरोसिस. या फिर द नेक्स्ट वन, अगर पैराथॉर्मोन घट गया है यू विल बी सफरिंग फ्रॉम हाइपोकैल्सीमिया. ब्लड में कैल्शियम का लेवल घट गया है एंड दिस इज कॉल्ड टिटैनी. And one more question, student. Osteoporosis is also caused due to deficiency of estrogen in postmenopausal women. Very, very important question. So, student, this was the first part of this chapter. Hope आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा. मैं बहुत ही जल्दी इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेके आऊंगा जिसमें कि मैं कुछ और ग्लैंड्स के बारे में बात करूंगा. तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए. बेस्ट ऑफ लक.